और निवेश विकास एवं विनियमन विधेयक 2023 जो प्रस्तापित हो रहा है को वापस लिए जाने की मैं अनुमति प्रदान करने की आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रश्न यह है कि उत्तराखंड आधारित संरचना और निवेश विकास और विनियम विधेयक 2023 को वापस लिए जाने की अनुमति प्रदान की जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष हाँ की संख्या अधिक है, अतः विधेयक वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई। की सूचना मुझे मिली है। इसको मत तो निकल चुकी है। इस पर कुछ कार्रवाई करेंगे। इस पर जांच करवाते हैं। मत निकल गया ना, आप थे नहीं यहाँ शायद। मत निकल गया, आप थे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय उच्च न्यायालय पढ़िए, बोलो। माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य विधानसभा आदेश चौहान जी द्वारा विशेषाधिकार हनन की एक सूचना आपको दी थी, जिसमें 14 तारीख को आपका निर्णय आया है और जो सूचना वहाँ से प्राप्त हुई है, जो तथ्य वहाँ से प्राप्त हुए हैं, वो बिल्कुल भी गलत है। गलत सूचना दी गई है और ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आखिरकार सदन को कैसे अधिकारी गुमराह कर सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय में कोई चार्जशीट नहीं गई है और इन्होंने कहा कि चार्जशीट कोर्ट में प्रेषित की जा चुकी है। और दूसरा मामला माननीय अध्यक्ष जी यह है कि सरकार के द्वारा कहा गया है कि इनके पास 6 साल से लगातार एक ही गनर रहा है, जो कि सरासर गलत है। इनके पास आज भी 6 महीने से कोई गनर नहीं है और दूसरी बार चुनकर आए हैं और पिछले 6 महीने पहले 5 गनर बदले जा चुके हैं। तो इसलिए सदन को निश्चित रूप से गुमराह किया जा रहा है। गंभीर मामला है, आप इसका संज्ञान लें और हम आपसे सर्वसर चाहते हैं, आपसे न्याय की अपेक्षा करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि मैंने अभी ये निकलवाया, क्योंकि जो न्यायालय के, क्योंकि आपके निर्णय में जो आया था कि न्यायालय में बात दायर है, तो जो इसमें 313/2022 को इन्होंने जो दायर की है रिपोर्ट हमारी, लेकिन मैंने उसका सवाल जवाब लगाया तो इसमें आया कि जी नहीं, जो कोर्ट से आया है तो न्यायालय में बात ही दायर नहीं है और आपके उसमें आ रहा है कि न्यायालय में बात दायर है चार्जशीट के बाद। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि 6 साल का गनर का एक व्यक्ति का नाम दिया गया, तो मैं कहना चाहता हूँ कि 6 अगस्त से मेरे पास गनर ही नहीं है, तो लगभग 6 माह तो ये हो गए और 5 गनर उन पिछले 5 साल में मेरे से चेंज हुए हैं। अगर उनका कार्यकाल कितना भी कम मान लें तो मैं समझता हूँ कि 1 साल से कम नहीं होगा। तो इतना सदन को गुमराह किया जा रहा है अब, तो इसकी मैं जांच की मांग करता हूँ कि मैंने उसमें संलग्न कर दी है। और ये मैं आपने माननीय सदस्य आदेश सिंह चौहान जी ने जो मेरे संज्ञान में लाया है, बहुत सीरियस इशू है। अगर सदन को गलत जानकारी दी गई है, काफ़ी सीरियस इशू है और उसकी जांच की जाएगी। और अगर कहीं भी पाया गया कि मुझे गलत जानकारी दी गई और मैंने सदन में गलत जानकारी रखी गई तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। माननीय अध्यक्षा जी कटघरे में खड़ा करिएगा, कटघरे में बैठ जाइए। मत संख्या 10। अच्छा, ये तो पढ़ लिया, तो हो गया। यस नो हो गया। मत संख्या 10 अब है सीधे। मत संख्या 10 कार्यस्थगन का है। आज नियम 58 के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री उमेश कुमार जी, माननीय सदस्य श्री फुरकान अहमद जी, माननीय सदस्य श्री मनोज तिवारी जी, माननीय सदस्य श्री भुवन कापड़ी जी, माननीय सदस्य श्री सुमित हृदय जी, माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र कुमार जी, माननीय चौथा है माननीय सदस्य श्रीमती ममता राकेश जी, माननीय सदस्य श्री गोपाल सिंह राणा जी, माननीय सदस्य इंजीनियर रवि बहादुर जी, माननीय सदस्य श्रीमती अनुपमा रावत जी। 5वां
माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह जी, माननीय सदस्य श्री विक्रम सिंह नेगी जी, माननीय सदस्य श्री हरी सिंह जी, माननीय सदस्य श्री आदेश सिंह चौहान जी। छठा, माननीय सदस्य श्री शहजाद जी, माननीय सदस्य श्री सरवत करीम अंसारी जी की कुल 6 सूचना प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से माननीय सदस्य श्री उमेश कुमार जी की, माननीय सदस्य श्री फुरकान अहमद जी की, माननीय सदस्य श्री मनोज तिवारी जी की, माननीय सदस्य श्री भुवन कापड़ी जी, माननीय सदस्य श्री सुमित देश जी, माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र कुमार जी, माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह जी, माननीय सदस्य श्री विक्रम सिंह नेगी जी, माननीय सदस्य श्री हरी सिंह जी, माननीय सदस्य श्री आदेश चौहान जी व माननीय श्री शहजाद जी और माननीय सदस्य श्री सरवत करीम अंसारी की सूचनाओं को नियम 58 के अंतर्गत ग्राह्यता पर सुन लूंगी। 310 भी आपका है, उसको भी मैं 58। माननीय सदस्य श्री उमेश कुमार जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे नियम 58 में चर्चा करने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी, हरिद्वार जनपद धर्माटन और पर्यटन दोनों की दृष्टि से उत्तराखंड के लिए और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण जनपद है। चंद लोगों ने हरिद्वार जनपद को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, जिला पंचायत के जो कार्य हरिद्वार जनपद में होते हैं, 45% कमीशन पहले दिन ठेकेदारों से वसूला जाता है, उसके बाद उन्हें काम दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, गुणवत्ता की बात जब आती है तो कल इसी सदन में माननीय मंत्री जी ने विपक्ष से ये पूछा कि आप सबूत लेकर आइए। माननीय अध्यक्ष जी, एक सदन में चुने हुए सदन के सदस्यों से ये कहा जाए कि आप सबूत लेकर आइए, ये हमारे लिए बड़ा शर्मनाक है। अब रही गुणवत्ता के सबूतों की बात, तो माननीय अध्यक्ष जी, अगर आप मुझे अनुमति दें तो जो ये 4 वीडियो वॉल यहाँ लगी हुई हैं, मैं इन पर गुणवत्ता के सबूत भी चलाने के लिए तैयार हूं। माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में जिला पंचायत हरिद्वार जिला योजना के कार्यों की कार्यदायी संस्था भी है। जिला पंचायत के पास ना तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई जेई है, ना कोई एई है। अगर होंगे तो 1-2 होंगे, उनके बारे में मैं नहीं कह सकता। उसके बावजूद 100 करोड़ रुपए के काम जिला पंचायत द्वारा कराए जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आखिर कौन इन भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देता है हरिद्वार जनपद में? कामों की गुणवत्ता अगर आप देखेंगी तो इंटरलॉकिंग सड़कें जो डाली जाती हैं उनके नीचे सीसी नहीं की जाती, मिट्टी के ऊपर रेता डालकर इंटरलॉकिंग की सड़कें बना दी जाती हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जब 45% का कमीशन पहले दिन जिला पंचायत के अधिकारी ठेकेदार से ले लेंगे तो क्या काम होगा? माननीय अध्यक्ष जी, ये हाल पूरे हरिद्वार जनपद का है। किसी भी गांव के दूर दराज क्षेत्र में आप चले जाइए, कोई भी सड़क 6 महीने से ज्यादा नहीं चलती, इंटरलॉकिंग की सड़कें नहीं चलती, डामर की सड़कें नहीं चलती, कोई नाला कोई नाली नहीं चलती। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे कहते हुए इस बात से बहुत शर्म महसूस हो रही है कि जिस गांव के जिला पंचायत अध्यक्ष रहने वाले हैं, उसी गांव के 30 से 40 ठेकेदार जिला पंचायत में पंजीकृत हैं, इम्पैनल्ड हैं। माननीय अध्यक्ष जी, लगभग 100 करोड़ रुपए का काम जिला पंचायत ने जो कराया है, उस काम के लिए मैं चाहता हूं कि सीबीआई जांच कराई जाए या इस सदन के माध्यम से एसआईटी गठित करके उनके द्वारा जो अभी तक काम किए गए हैं जिला पंचायत के, उन सारे कामों की जांच हो। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हम लोग आखिर करना क्या चाहते हैं। हम लोगों ने भ्रष्टाचार करके, हम सभी शामिल हैं, मैं हम का मतलब अगर हमारा संरक्षण भी और हम देखकर आंखें बंद किए हुए और कुछ नहीं कर पा रहे तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस राज्य की स्थापना 43 शहीदों की शहादत के बाद हुई। लोगों ने इस राज्य के लिए बड़े आंदोलन किए और इसलिए नहीं किए थे कि यहां लोग आएंगे और भ्रष्टाचार करेंगे और इसकी जड़ों को खोखला कर देंगे। उन्होंने इस राज्य की स्थापना की थी कि अपने लोग होंगे, अपने अधिकारी होंगे, अपने मंत्री होंगे, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, सड़कें होंगी, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं होंगी। लेकिन आज मुझे लगता है जहां भी वो शहीद होंगे
आज उनकी आत्मा रोती होगी। माननीय अध्यक्षा जी, इस राज्य पर 70,000 करोड़ का कर्जा है। उस कर्ज को चुकाने के लिए, उसके ब्याज को चुकाने के लिए 7,000 करोड़ के भी ऋण लेना पड़ता है। हम इस राज्य को कहां ले जा रहे हैं? हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए करना क्या चाहते हैं? हम उन्हें देकर क्या जाना चाहते हैं? माननीय अध्यक्षा जी, हमें इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेना होगा और मैं इस सदन के माध्यम से चाहता हूं कि जो जिला योजना के कार्यों की कार्यदायी संस्था सिर्फ जिला हरिद्वार में जिला पंचायत है, उससे तत्काल ये काम हटाए जाएं और इस पर जांच बिठाई जाए और ये जांच की जाए कि आखिर ये 45 लोग वहां पर जो, या 30 लोग, 40 लोग जो भी इम्पैनल्ड हैं, ये आखिर जिला पंचायत अध्यक्ष के गांव के कैसे हैं? आखिर वो लोग कौन हैं? 2 बजे बोला लंच। माननीय अध्यक्षा जी, जिला पंचायत सदस्यों ने अपने रिश्तेदारों को, अपने ठेकेदारों को, अपने साथियों को, अपने सदस्यों को जिला पंचायत में इम्पैनल्ड करा हुआ है और उन्हें अपने माध्यम से काम दिलाते हैं। अच्छा चलिए। माननीय अध्यक्षा जी, इतनी बुरी स्थिति से हरिद्वार जनपद गुजर रहा है कि आप सोच भी नहीं सकती हैं। माननीय अध्यक्षा जी, एक दिन मैं एक सड़क पर गया और मैंने जाकर वहां इंटरलॉकिंग सड़क की स्थिति लाइव दिखाई, तो अगली बार मेरे क्षेत्र के टेंडर ही नहीं किए गए। ये गुंडई है इस जिला पंचायत की। माननीय अध्यक्षा जी, मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से इस सदन में नियम 58 के तहत इस पर चर्चा कराई जाए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्षा जी, माननीय सदस्य विधानसभा श्री उमेश कुमार जी द्वारा पूछे गए नियम 58 की पंचायती राज विभाग की सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि जिला पंचायत हरिद्वार के अंतर्गत विभिन्न मदों में स्वीकृत निर्माण कार्य निविदा प्रक्रिया के माध्यम से मानकों के अनुरूप संपन्न कराए जाते हैं तथा निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की घटिया सीमेंट का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। निर्माण कार्यों में प्रतियुक्त अन्य सामग्री तथा टाइल्स आदि की स्ट्रेंथ एवं गुणवत्ता की परीक्षण समय समय पर लैब से कराया जाता है। ये लैब टेस्ट की रिपोर्ट भी है। उक्त के संबंध में यह भी अवगत कराना है कि जिला पंचायत हरिद्वार के अंतर्गत कराए जा रहे निर्माण कार्य में किसी प्रकार की अनियमितता एवं घटिया सीमेंट के प्रयोग की शिकायत संज्ञान में नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहता हूं, मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूं कि आप मुझे इस जिम्मेदारी दीजिए, आप मुझे इस सदन का संरक्षण दीजिए। ये 4 वीडियो वॉल लगी हैं, मैं यहाँ भ्रष्टाचार के सबूत चला के दिखाऊंगा और पूरा सदन नहीं, पूरा प्रदेश माननीय सदस्य सूचना दे दे, उसका हम परीक्षण करा माननीय देंगे। मंत्री जी, सूचना दे दें। माननीय मंत्री जी, इस सदन में सूचना लोगों दे को दें, मैं आदत उसका हो गई सूचना है। दे दीजिए। अध्यक्षा जी, इस सदन में आदत हो गई है मंत्रियों को सबूत मांगने की। माननीय सदस्य मंत्री जी कह रहे हैं सूचना दे दीजिए आप उनको जाकर। परीक्षा- माननीय सदस्य श्री उमेश कुमार जी एवं माननीय पंचायत राज मंत्री जी को सुनने के पश्चात नियम 58 की इस सूचना को अग्राह्य करती हूँ। माननीय फुरकान अहमद जी। माननीय अध्यक्ष जी, कार्यस्थगन की सूचना को आपने 58 में सुना, मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखंड प्रदेश में किसानों द्वारा अपनी कृषि पर विभिन्न प्रकार के पेड़ों की पौध रोपित की जाती है। बाद में जब ये पेड़ बड़े हो जाते हैं तो इनके काटने की अनुमति लेने हेतु किसानों को दर ठोकरें खानी पड़ती है। अपनी स्वयं की भूमि में लगाए पेड़ों को काटने की अनुमति देने में भी शासन प्रशासन द्वारा उन्हें बार बार अनुमति देने की में आनाकानी की जाती है, जिससे किसानों में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी यही मामला था। उत्तर प्रदेश में अनुमति की जरूरत खत्म की जा चुकी है। माननीय अध्यक्ष जी, किसानों को अपने बच्चों की शादी, बीमारी आदि जरूरत के लिए जब पेड़ काटने पड़ते हैं तो उन्हें अनुमति नहीं मिलती। प्रदेश में किसानों द्वारा अपने खेतों में लगाए गए पेड़ों को काटे जाने हेतु छूट अनुमति प्रदान किए जाने हेतु बार बार मांग की जाती है। प्रकरण किसानों के हितों से जुड़ा होने के कारण अति गंभीर है, लोक महत्व होने के साथ साथ महत्वपूर्ण है। अतः तत्कालीन एवं अविलंबे लोक महत्व की सूचना समस्त कार्रवाई रोककर चर्चा की मांग करता हूँ। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य के द्वारा जो पेड़ों के काटने की अनुमति के बारे में नियम 58 के तहत जो बात की गई, माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है और वन विभाग को ये बहुत स्पष्ट निर्देश हैं कि वन विभाग की जो नीतियाँ जनता के साथ सहयोगात्मक नहीं है, उन पर निश्चित रूप से संशोधन किया जाए। और मुझे सदन को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम इस जो ट्री प्रोटेक्शन एक्ट है, इस पर संशोधन की कार्रवाई कर रहे हैं। और जो माननीय सदस्य के द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में
जब हम लोग थे तो 12 प्रजातियां तो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित थी, जिसको वन विभाग को भी काटने की अनुमति नहीं होती, और कुल 27 प्रजातियां को छूट दी गई थी। इसके अलावा जो सैकड़ों प्रजातियां हैं, इन सब में अनुमति का प्रावधान था। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है संघ को कि सरकार की संवेदनशीलता इस बात से दिखती है कि हम लोग मात्र 29-30 प्रजातियों के अलावा बाकी सभी प्रजातियों को काटने की अनुमति का जो प्राविधान है उसको समाप्त कर रहे हैं, ताकि किसान, हमारा विश्वास, जो काम करने का तरीका ये है सरकार का कि जनता फॉरेस्ट फ्रेंडली बने। तो जनता फॉरेस्ट फ्रेंडली तभी बनेगी जब विभागीय जो रिफॉर्म्स करने के बाद हमारे नियम भी पीपुल फ्रेंडली बनेंगे। तो हम इस पर प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से बहुत जल्दी संशोधित जो टी प्रोटेक्शन एक्ट है उसको हम लेते आएंगे माननीय अध्यक्ष जी। और केवल जो माननीय अध्यक्ष जी की चिंता थी, हम केवल यही नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा भी जो अभी तक के प्राविधान हैं, अभी कारावास के प्राविधान है उसको हम समाप्त कर रहे हैं। इसके अलावा अधिनियम के उल्लंघन हेतु इसमें केवल आर्थिक जुर्माने का प्राविधान कर रहे हैं, बाकी जो प्रजातियां जो प्रतिबंधित रहेंगी। इसके साथ साथ सभी जो तमाम तरह के अपराध हैं इनको बेलीबिल कर रहे हैं, जो कि अभी तक, और वादों का पहले कोर्ट में केस जाया करते थे, अब कोर्ट के स्थान पर प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उसमें आप अपील कर सकते हैं, और प्रभागीय वनाधिकारी के निर्णय के विरुद्ध में आप फॉरेस्ट कंजर्वेटर, वन संरक्षक यहाँ अपील कर सकते हैं। इसमें अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त समस्त शुल्क, क्षतिपूर्ति, वनीकरण की धनराशि एवं जुर्माने से प्राप्त आय से एक पृथक कोष का निर्माण कराया जाएगा, और जिसको वनीकरण एवं वनों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने हेतु इस पैसे का उपयोग किया जाएगा। तो आपकी चिंता से हम भी सहमत हैं। हम इस पे बहुत शीघ्र एक संशोधित ट्री प्रोटेक्शन एक्ट ला करके मात्र 29 प्रजातियों के अलावा बाकी सभी प्रजातियों को काटने की अनुमति के प्राविधान को समाप्त कर दिया। माननीय मंत्री जी, कर दोगे? इसकी कार्रवाई गतिमान है, बहुत जल्दी हो जाएगा। माननीय सदस्य श्री फुरकान अहमद जी एवं माननीय वन मंत्री जी को सुनने के पश्चात नियम 58 की सूचना को अग्राह्य करती हूँ। माननीय मनोज तिवारी जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे कार्य स्थगन में बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन का ये प्रकरण है, और जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन चल रहा था और उसमें हमारे उत्तराखंड के कर्मचारियों द्वारा भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन की गई थी, और उन्होंने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हमें इस नई पेंशन योजना का लागू कर दी जाएगी और पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, 1 अक्टूबर 2005 से नई पेंशन लागू की गई है, और वो कर्मचारी जो अपनी बड़ी ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से अध्ययन करके जो भी इंटरव्यू होते हैं, साक्षात्कार होते हैं, उसमें मेहनत से निकलता है और कहीं ना कहीं सोचता है जो मेरे 30-40 वर्ष हैं, मैं जो अपनी सेवा उस विभाग को दे रहा हूं एक कर्मचारी के रूप में, उस अधीनस्थ कर्मचारी के रूप में, और 30-40 साल जो मेरी सेवा रहती है उसमें मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी कर्तव्य निष्ठा से उस विभाग की कार्रवाई को संचालित करता हूं। और कहीं ना कहीं माननीय अध्यक्ष जी, अगर हम देखेंगे इस राज्य को चलाने में उन कर्मचारियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
चाहे वो हमारे शिक्षक हों, चाहे हमारे विभिन्न विभागों के कर्मचारी हों। और इस उत्तराखंड राज्य के जैसे सरकार कहती है कि हम विकास के नए आयामों को स्थापित कर रहे हैं, तो अगर उसके धरातल पर हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं देखेंगे वो हमारा जो तृतीय श्रेणी का कर्मचारी है, चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, वो कहीं ना कहीं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका उस फाइल के माध्यम से करता है, उन चीजों के माध्यम से करता है। और 30-40 वर्ष तक वो कर्मचारी हमारी ईमानदारी से अपनी सेवाएं देता है। और ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि वो कर्मचारी जब रिटायर होगा और 2005 के 1 अक्टूबर 5 के बाद की बात है, वो नई पेंशन के तहत प्रताड़ित होगा। ये जो कर्मचारी हैं, ये अल्प वेतन है, न्यूनतम वेतन में अपना कार्य, अपनी सेवाएं देते रहते हैं। कई ऐसे कर्मचारी हैं उस सेवा काल के दौरान में उस जीपीएफ से, जिसका लाभ अब नई पेंशन में नहीं मिल पा रहा है, उस जीपीएफ से अपना एक रहने का ठिकाना बनाते हैं। कई ऐसे कर्मचारी हैं जब उनके बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो जाते हैं, शादी की काम करते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि अपने सेवा काल के दौरान में ना मकान बना पाते हैं, ना बच्चों की शादी कर पाते हैं, उनका भविष्य सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। और ये नई पेंशन लागू होने के बाद ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, जिस जीपीएफ का लाभ वो कर्मचारी लेता था, उसके माध्यम से चाहे पुनः लौटा दिया जाता था, लेकिन उस जीपीएफ के माध्यम से वो अपना मकान बनाता था, उस बच्चे की शादी करता था, उससे इस नई पेंशन में उसको वंचित कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी 2005 से वर्तमान 21 मार्च 2021 तक की बात करूंगा। इस नई पेंशन योजना के तहत जो हमारे आच्छादित कर्मचारी हैं, लगभग 86,842 कर्मचारी इससे प्रभावित हो रहे हैं। 86,842 कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं। और हम देखेंगे कि इस अवधि के दौरान जो सेवानिवृत्त हुए हैं, वो हमारे इस नई पेंशन स्कीम के तहत 76 ऐसे लोग हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, हमारे कर्मचारी। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ उदाहरण आपके माध्यम से प्रेषित करना चाहता हूं कि अगर कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, प्रवक्ता का एक उदाहरण दे रहा हूं, शिक्षा विभाग का एक प्रवक्ता, और उसको वेतन मिलता है 80,000 रुपया, और जब वो रिटायर हो रहा है, सेवानिवृत्त हो रहा है, इस न्यू पेंशन स्कीम के तहत उसको जो पेंशन प्राप्त होगी मात्र 3,676 रुपया। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है माननीय अध्यक्ष जी कि एक व्यक्ति जो 80,000 रुपया प्राप्त कर रहा था सेवा कराने के दौरान, अब पुराने समय में उसको पेंशन उसकी 50% मिल रही थी, नई पेंशन के तहत मात्र 3,476 रुपया पेंशन प्राप्त कर रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, बोलने दीजिए, बहुत गंभीर विषय है। आप हमेशा मुझे रोकती है माननीय अध्यक्ष जी। मैं बहुत अच्छा बोलते हैं, बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, वैसे ही मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी 3,476 रुपया प्राप्त करता है। मैं मिनिस्टर कार्मिक के बारे में कह रहा हूँ, विकास भवन के कर्मचारी की बात कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, उसको 36,000 रुपया प्रतिमाह पेंशन वो प्राप्त कर रहा है, और वो जब न्यू पेंशन स्कीम रिटायर होगा 1236 रुपया उसको प्राप्त होगा, 1236 रुपया। और आप देख रहे हैं कि सरकार एक वृद्धावस्था पेंशन के रूप में 1,500 रुपया प्रतिमाह दे रही है। एक कर्मचारी जिसने अपनी सेवा पूरे 30-40 साल इस उत्तराखंड के लगाई है, उसको मात्र 1236 रुपया मिलेगा। ये कितने बड़े दुर्भाग्य का विषय है माननीय अध्यक्ष जी, बहुत संवेदनशील विषय है, सरकार को गंभीरता से इसको लेना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, इतने कम में कैसे वो परिवार अपने परिवार को पालने का काम करेगा। इस न्यू पेंशन स्कीम के तहत माननीय अध्यक्ष जी, जो उसका मूल वेतन है, महंगाई भत्ते के साथ 10% उसका कर्मचारी के रूप में से कटता है। महंगाई भत्ता प्लस 10% उसका, उसमें मूल वेतन के साथ प्लस महंगाई भत्ते के रूप में 10% उसका कटता है। और 2005 से 2008 तक उत्तराखंड सरकार के प्रत्येक कर्मचारी की 10% राशि न्यू पेंशन स्कीम अकाउंट में डाली जा रही है। और इसी प्रकार 2005 से 2008 तक कर्मचारी के अंश व सरकार का अंश मिलाकर एक कर्मचारी का कुल 20% वहां पे इस राजकोष में चले जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, ये पैसा पूरा शेयर मार्केट में जा रहा है, पूरा पैसा शेयर मार्केट में जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाह रहा हूं। ये वर्तमान में एक कार्मिक पर कुल 24% रुपया धनराशि राजकोष से निकालकर
SBI, LIC, UTI के माध्यम से शेयर मार्केट में डाली जा रही है, लगाई जा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। ये राजकोष पे एक कहीं ना कहीं बोझ है, राजकोष पे कहीं ना कहीं बोझ पड़ रहा है। 2005 से ये कोई जो आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये सूचना के अधिकार में से हमने प्राप्त किए। माननीय अध्यक्ष जी, सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त किए। 2005 से 2021 तक राजकोष से न्यू पेंशन स्कीम के नाम पर शेयर बाजार में लगाई हुई कुल धनराशि ये 2005 से 2021 के बीच की है 53,05,93,21,310 रुपया। ये ITI के तहत प्राप्त करिए माननीय अध्यक्ष जी। ये शेयर में लग रहा है पूरा पैसा माननीय अध्यक्ष जी, जो एक कर्मचारी का, एक सरकार का पैसा होता है। और 1 अप्रैल 2019 से जो कर्मचारी शेयर जो 14% करने के बाद 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2021 तक सरकार द्वारा जो न्यू पेंशन स्कीम के माध्यम से शेयर बाजार में पैसा लगाया जा रहा है, वह है 20,40,74,46,822 रुपया माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत गंभीर विषय है माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, ये धनराशि न सरकार के खाते में है, न कर्मचारी के खाते में जा रही है। ये पूरी किसी न कहीं किसी पूंजीपतियों के हाथों में जा रही है, जो शेयर मार्केट के माध्यम से जा रही है। ये बड़ा गंभीर विषय है माननीय अध्यक्ष जी, बड़ा गंभीर विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो हमारी पुरानी पेंशन है, उसमें हमारे जो पेंशन के वेतन में कटौती कभी नहीं होती थी, पेंशन में कभी कटौती नहीं होती थी। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम के तहत आज बेसिक प्लस DA के 10% की कटौती की जा रही है। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है माननीय अध्यक्ष जी। और जो हमारी पुरानी पेंशन थी, उसमें हमारे GPF की सुविधा थी, जिसकी बात मैंने पूर्व में कही है कि वो उस GPF के माध्यम से वो अपना मकान बनाता था, अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करता था। लेकिन इस न्यू पेंशन स्कीम में उस GPF की सुविधा को उपलब्ध नहीं कराया गया है। ये दुर्भाग्य का विषय माननीय अध्यक्ष जी, ये कर्मचारियों की पीड़ा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और तीसरा, जो OPS है, एक सुरक्षित पेंशन योजना थी, लेकिन नई पेंशन स्कीम ना होकर ये 100% असुरक्षित म्यूचुअल फंड की योजना बन गई है। उसके माध्यम माननीय अध्यक्ष जी, OPS में रिटायर्ड पर अंतिम मूल्य वेतन के 50% की पक्की पेंशन होती थी। जो व्यक्ति सेवा अपनी कर रहा था, पूरी पेंशन का हकदार था। जब वो रिटायर होता था, लगभग 50% उसको पेंशन के रूप में मिलती थी। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय पेंशन की कोई गारंटी नहीं है, इसमें कहीं कोई गारंटी नहीं है माननीय अध्यक्ष जी। इसके तहत OPS के प्रत्येक 6 माह बाद महंगाई भत्ता DA मिलता था, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम के प्रत्येक 6 माह बाद महंगाई भत्ता DA नहीं मिलता है। इसमें ये अंतर है इन दोनों पेंशन के तहत, ओल्ड और न्यू पेंशन स्कीम के तहत। पुरानी पेंशन में रिटायरमेंट के समय 20 लाख रुपए तक ग्रेजुइटी का प्रावधान था, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय ग्रेजुइटी का कोई स्थायी प्रावधान नहीं रह गया माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, OPS में ओल्ड पेंशन स्कीम में सेवा के दौरान मृत्यु पर फैमिली पेंशन प्रावधान था। न्यू पेंशन स्कीम में मृत्यु फैमिली का पेंशन का प्रावधान पहले हटा दिया गया था, अब फैमिली का पेंशन का प्रावधान दे दिया है, लेकिन उसका पुराना पैसा जो है वो जब्त कर लिया है माननीय अध्यक्ष जी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, उस कर्मचारी की भावना को समझने की आज आवश्यकता है। आज कहीं ना कहीं जब हिमाचल की सरकार मात्र 100 दिन में उस पेंशन, पुरानी पेंशन को बहाल कर सकती है, जब राजस्थान की सरकार पुरानी पेंशन को बहाल अपनी सरकारी कर्मचारी में है, तो कहता है अभी गुजर रहा है वक्त खुशहाली में, मगर वो वक्त भी जल्द आएगा जब समय चक्र में विस्मृत होगा सब मेरा, सिर्फ एक पेंशन सहारा रह जाएगा, सिर्फ एक पेंशन सहारा रह जाएगा। पेंशन ये नई पेंशन जो एक है आग का दरिया, इससे मुझे कौन पार कराएगा। सरकार हमारी मौन साध गई है, भविष्य मेरा कौन बचाएगा। पेंशन मेरे जीने का सहारा नहीं, मेरा आत्मसम्मान है। ये कर्मचारी कह रहा है, मेरा आत्मसम्मान है, मेरा स्वाभिमान है, यह मेरे जीवन की गुंजाइश है, मेरे बुढ़ापे का अभिमान है, मेरी इस स्वाभिमान की लड़ाई में साथ कौन दे पाएगा। सुन लो ये सरकार, एक पेंशन विहीन की यही पुकार। रख लो APS तुम अपनी, वो पुरानी पेंशन का उपहार।
वो पुरानी पेंशन का। तुम्हारे इस मौन का क्या समझे, तुम्हारे इस मौन का क्या समझे। बंद करो अब अत्याचार, बहुत हुआ है जुल्म तुम्हारा, अब इसे सहा ना जाएगा। न्यौछावर कर दी पूंजी अपनी, न्यौछावर कर दी अपनी पूंजी, बच्चों के भविष्य पढ़ाई में, बच्चों के भविष्य पढ़ाई में। खिलाफ हूं मैं सरकार तुम्हारे, खिलाफ हूं सरकार मैं तुम्हारे, बंद करो ये दोहरी नीति मेरे सर्वस्व में, अब इस लड़ाई में बहुत हुआ उत्पीड़न कर्मी का, बहुत उत्पीड़न हुआ कर्मी का, स्वाह कर दी मेरी शान, बहाल करो पुरानी पेंशन। अब यही है उस कर्मी की पुकार, अब यही है उस कर्मी की पुकार। बहुत ही अति अभिलषी लोकतंत्र का प्रश्न है, मैं सदन की समझ कार्रवाई अध्यक्ष जी एक लाइन कहना चाह रहा है इस बात पे, इनकी बात पे एक लाइन, सिर्फ एक लाइन। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये चूंकि कल भी यही विषय कल संबंधित सदन के समक्ष आ गया था और आज भी वही विषय। मैं तो एक शेर सुनाना चाह रहा हूँ, बहुत ज्यादा लंबा अध्यक्ष जी एक शेर सुनाना चाह रहा है, इनकी बात पे एक शेर बस सुनाइए, सुनाइए, शेर सुनाइए आप। कि नूर की एक किरण, सभा शेर, कि नूर की एक किरण जुल्मात पे भारी होगी, और रात उनकी सही सुबह तुम्हारी हो। माननीय सदस्य भाई ये तो बता दो, माननीय सदस्य, तुम्हारी कब होगी, तुम्हारी कब होगी, तुम्हारी कब होगी हो तो बता दो। इनकी भी होगी, चिंता मत करो, इनकी भी होगी, अरे इनकी भी होगी, चिंता मत करो। अच्छा बस अब माननीय सदस्य। आदरणीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस लोक महत्व के प्रश्न पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपने आप को आदरणीय सदस्य मनोज तिवारी जी से संबद्ध करते हुए बोलना चाहता हूं। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 को 1 जनवरी 2004 को पुरानी पेंशन 5 को 2000 पुरानी पेंशन खत्म करी और उत्तराखंड सरकार ने 31 अक्टूबर 2005 को इसको लागू किया स्टेट में। एनपीएस में 10% कर्मचारी का और 10% सरकार का, और वर्तमान में उसे बढ़ाकर सरकार ने 14% किया है। उसको शेयर मार्केट में लगाया जाता है और वो कर्मचारी रोज उसे देख रहा है कि जो पैसा उसका शेयर मार्केट में लगा है वो कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है। एक कर्मचारी जो दिन भर सरकारी दफ्तरों में काम कर रहा है, अपनी भूमिका अदा कर रहा है, प्रदेश को आगे बढ़ाने में काम कर रहा है, और शाम को जाकर वो देखता है कि उसका ये जो 1 लाख रुपया हो घटकर 60,000 रुपया हो गया है। ओल्ड पेंशन में जो तनख्वाह थी क्या सोचते हैं आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले? फ्रेंडली एनवायरनमेंट, उसका आधा बीमार होते हैं, ज्यादा पैसे किस्त इसलिए करी गई है। अगर आपको क्विट करना है तो आप क्विट कर लीजिए, वो भी हमने। तो बुढ़ापा वो एक दिन सबको आना है, बुढ़ापा वो एक दिन सबको आना है। हमारी सरकारें विकलांग पेंशन देती है, वृद्धा पेंशन देती है, विधवा पेंशन देती है, बहुत सारी पेंशन देती है। और जिस दिन सरकार 200 रुपए 500 रुपए महीना पेंशन बढ़ाती है तो बड़े उत्साह से उसे बताया जाता है कि हमने पेंशन बढ़ा दी। और जो कर्मचारी पूरे जीवन भर सरकार के लिए काम कर रहा है, जिसकी पेंशन
40,000 30,000 होती थी, आज 2,000 3,000 रुपए है। गैस सिलेंडर भी आज 1,100 रुपए का हो गया है, 1150 का हो गया है। एक कर्मचारी जिसकी तनख्वाह 40,000 50,000 है, जब वो रिटायर होगा तो उस कर्मचारी को 1,500 1,600 रुपए पेंशन मिलेगी। ये सोचने की बात है कि उसमें वो अपनी आजीविका कैसा चलाएगा। बुढ़ापे का सम्मान, बुढ़ापे का सहारा, या तो हमारे राष्ट्र में एक ऐसी व्यवस्था होती कि बुढ़ापा सरकार की जिम्मेदारी होती। अध्यक्ष जी, इसको अगर हम गंभीरता से भी सोचेंगे तो जो सरकारी कर्मचारी नौकरी में लग गया, वो आज तो नौकरी में लग गया, उसे पता है कि उसे तनख्वाह मिलेगी। अब उसके मन में ये प्रश्न है कि 60 साल बाद वो क्या करेगा। तो 60 साल के बाद के लिए वो अभी से धन अर्जित करने लगेगा और भ्रष्टाचार का बोलबाला हमारे प्रदेशों में और देश में बढ़ने लगेगा, क्योंकि 60 साल बाद क्या करेगा उसकी चिंता है। न वो काम में ध्यान दे पाएगा, अपने बुढ़ापे को सुरक्षित करने में लग जाएगा। एक ऐसा ही एक प्रकरण हमारे उत्तराखंड का है। माननीय मंत्री जी, 2005 से पूर्व 2004 में एक विज्ञप्ति निकली थी। उस विज्ञप्ति में विशिष्ट शिक्षकों की भर्ती हुई, विज्ञप्ति निकली और अलग अलग जिलों में उनको नियुक्ति अलग अलग दिनों में दी गई। जहां ज्यादा संख्या थी वहां नियुक्ति 1 अक्टूबर के बाद दे दी, और जहां संख्या कम थी एक ही दिन की विज्ञप्ति है, एक ही दिन का सबका चयन है। कॉल लेटर बाद में दिए गए। 2300 में से 500-600 लोगों को पुरानी पेंशन में रखा गया और 1500 लोग उनको नई पेंशन में डाल दिया गया, जबकि विज्ञप्ति एक ही दिन की है। ये सोचने का विषय है माननीय मंत्री जी कि उन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। 4 अवस्थाएं हैं, बाल्यकाल, युवा, ग्रस्त और वृद्धावस्था, और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वृद्धावस्था की ही है। इसलिए हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर यह जरूरी है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, वरना अभी गुजर रहा वक्त खुशहाली में, ये जो सरकारी कर्मचारी कहेगा अभी गुजर रहा है वक्त खुशहाली में, 60 वर्ष के बाद गुजरेगा वक्त कंगाली में। और इसका कारण वो 2004-5 जो पेंशन, पुरानी पेंशन जो बंद हुई है। इसलिए आप वित्त मंत्री जी हैं, दिन रात सारे कर्मचारियों से दौड़ दौड़ कर आते हैं, पर्ची भी दे जाते हैं, बार बार आते हैं। आपने बहुत डबल इंजन भी है, और आपने कल अपने बजट भाषण में कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहा कि जिनके सहयोग से आप ये बहुत बढ़िया बजट प्रस्तुत कर पाए, जिन्होंने अपनी पूरी भूमिका निभाई। तो आप समझिए, जो सब चीजों में सहयोग कर रहे हैं, हम एक चीज में हो सकते हैं, आपके पास कुछ डिपार्टमेंट है, ये सब चीजों में सहयोग कर रहे हैं। अगर इनका गुजरने वाला जो 60 साल के बाद का समय है, उसको अगर हम आज सुरक्षा नहीं दे पाएंगे तो 60 साल बाद ये कहेंगे भाई मंत्री जी वित्त मंत्री थे, देखो हमें सुरक्षा नहीं देके। आज आप आश्वासन दीजिए, इस सदन से आप हृदय बड़ा कीजिए, कर्ज तो हम ले ही रहे हैं।
उत्तराखंड conclude, लगातार कर्जा ले